नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के नासिक से रेल रैक के जरिए दिल्ली पहुंची 840 मीट्रिक टन प्याज, 720 मीट्रिक टन की एक और खेप हुई रवाना। मंडी और खुदरा दोनों जगह प्याज की कीमतों पर प्रभाव। नई दिल्ली के पूसा में वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री ने उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संबोधित। कहा, मिट्टी के सबसे बड़े संरक्षक हैं किसान। अमित शाह ने हिम्मतनगर में पशु आहार संयंत्र का किया उद्घाटन। गुजरात के कृषि और डेयरी क्षेत्र में मील का पत्थर होगा ये संयंत्र। अरवली और साबरकांठा जिले के पशुपालकों को बड़े पैमाने पर मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सालगिरह। आज ही के दिन 20 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रधानमंत्री ने की थी शुरुआत। ग्रामीणों के लिए आवास के प्रति केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के नासिक से रेल रैक के जरिए 840 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। इसमें से दिल्ली एनसीआर में 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खुदरा बिक्री के लिए 500 मीट्रिक टन, मदर डेयरी को, एनसीसीएफ को 190 मीट्रिक टन और नेफेड को 150 मीट्रिक टन प्याज आवंटित की गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि कीमतों में स्थिरता आने के बाद से दिल्ली में प्याज की ये चौथी खेप है। साथ ही सरकार द्वारा भेजी गई 720 मीट्रिक टन की एक और खेप सोमवार को नासिक से रवाना हो चुकी है। ये 21 नवंबर तक दिल्ली पहुंचेगी। ये श्रृंखला की 5वीं खेप होगी। थोक मात्रा में प्याज की सावक से दिल्ली में मंडी और खुदरा दोनों जगहों पर प्याज की कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। केंद्र सरकार के मुताबिक दिल्ली के अलावा हाल ही में चेन्नई और गुवाहाटी के लिए भी प्याज की बड़ी खेप भेजी गई है। गुवाहाटी के लिए थोक खेप भेजने से पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्याज की उपलब्धता बढ़ेगी और क्षेत्र में प्याज की कीमतें स्थिर होंगी। इसके अलावा लखनऊ में अमौसी के लिए रेल रैक के जरिए 840 मीट्रिक टन की एक और खेप अगले 2-3 दिनों में आने की उम्मीद है, जिसका लदान बुधवार से शुरू होगा। इसके अलावा सरकार ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली आदि की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सोनीपत के कोल्ड स्टोरेज में रखे प्याज को निकालने का भी निर्णय लिया है। साथ ही कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम आदि में प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए RJVM CWUC कोल्ड स्टोरेज नासिक से भी प्याज भेजने का निर्णय लिया गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली के पूसा में आयोजित वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी 4 दिवसीय वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से कर रही है। इस सम्मेलन का विषय खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन शमन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं हैं। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैश्विक स्थिरता प्राप्त करने में भारत सरकार की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को कम करने में मिट्टी की अहम भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं तथा चिकित्सकों से मिट्टी की उत्पादकता तथा लचीलापन बढ़ाने हेतु किसान केंद्रित समाधान विकसित करने को भी आग्रह किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने पोषक तत्वों की हानि जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन तकनीकों का लाभ प्राप्त करने का भी आग्रह किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसान मिट्टी के सबसे बड़े संरक्षक हैं। उन्हें शिक्षा, प्रोत्साहन और आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी के माध्यम से हमें सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि मिट्टी का क्षरण राष्ट्रीय मुद्दा ही नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय भी है। सम्मेलन में IUSS के अध्यक्ष डॉक्टर एडुआर्डो कॉन्स्टेंटिनी ने मृदा संस्थानों के वैश्विक महत्व और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में उनकी भूमिका पर चर्चा की। साथ ही मृदा संसाधनों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर भी बल दिया। साथ ही गणमान्य व्यक्तियों, प्रतिभागियों और आयोजन टीमों के प्रति आभार भी व्यक्त किया गया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर कस्बे के निकट साबर डेयरी में 800 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले अति आधुनिक पशु आहार संयंत्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र गुजरात के कृषि और डेयरी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। इस संयंत्र से अरवली और साबरकांठा जिले के पशुपालकों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलने की उम्मीद है। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आज ही के दिन 20 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के आगरा में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। ये योजना सभी के लिए आवास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की आधारशिला है। PMAYG का उद्देश्य मार्च 2029 तक सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्चे या जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को आवश्यक सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना है। इस योजना को वित्त वर्ष 2024-29 के लिए 3,06,137 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 2 करोड़ और घरों के साथ विस्तार दिया गया और इस योजना को लागू करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 54,500 करोड़ आवंटित किए गए। मूल रूप से 2023-24 तक 2.95 करोड़ घरों को पूरा करने का लक्ष्य रखते हुए इस योजना का लक्ष्य अब ग्रामीण आवास की उभरती ज़रूरतों को पूरा करते हुए अतिरिक्त 2 करोड़ घरों का निर्माण करना है। न्यूनतम घर का आकार 25 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने की जगह भी शामिल है। मैदानी इलाके में 1.20 लाख और पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख की सहायता दी जाएगी। इस योजना में DBT के माध्यम से भुगतान किया जाता है। इस वर्ष 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री द्वारा एक क्लिक के माध्यम से उनकी पहली किस्त प्राप्त हुई है। इस योजना का उद्देश्य अब महिलाओं को 100% स्वामित्व प्रदान करना है। कुशल रोजगार भी प्राथमिकता रही है। लगभग 3 लाख ग्रामीण राजमिस्त्रियों को आपदा रोधी निर्माण में प्रशिक्षित किया गया है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हुई है। PMAYG, MG, नरेगा, SBMG, जल जीवन मिशन और सूर्य घर जैसी योजनाओं के साथ मिलकर लाभार्थियों को पानी, शौचालय, LPG बिजली और सौर ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करता है। भूमिहीन लाभार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पिछले दशक में 2.88 लाख घर और ज़मीन प्रदान की गई है। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए कम से कम 60% लक्ष्य आरक्षित हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने उत्तर प्रदेश के भदोही गांव की तस्वीर ही बदल दी है। इस योजना के तहत गांव की कई महिलाओं को पक्के मकान मिले हैं, जिससे उनके चेहरे पर खुशी की चमक लौट आई है। शीला धीवर और नगीना देवी जैसी महिलाएं जो पहले टीन की झोपड़ी में रहने को मजबूर थीं, अब अपने नए पक्के घरों में रह रही हैं। इस योजना से उन्हें बारिश और सर्दी के मौसम में झेलने वाली परेशानियों से निजात मिल गई है। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस योजना के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से उनके जीवन में बहुत सुधार हुआ है और अब वे एक सुरक्षित और मजबूत घर में रह सकते हैं। घर गिरता था, रात बैठते रहते थे, बैठ के रात बिताते थे। मोदी जी की कृपा से हम सब छांव में रह रहे। हमारे पास रहने की जगह नहीं रहा इच्छा नहीं रहा, आवास मिल गया था हम लोग बाही इसमें। हमारे पास घर नहीं रहा, कच्चा घर रहा, हम लोग कच्चा घर में रहते रहे, वो गिर गया रहा। हम लोग के प्रधानमंत्री के तरफ से मिला, आवास मिला, हम लोग अच्छे से रहते हैं। प्रधानमंत्री के धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना बेघरों और कच्चे मकान में रहने वाले लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। राजस्थान के अंतिम छोर पर स्थित बारां जिले में भी इस योजना के चलते लोगों के पक्के मकान का सपना पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर व्यक्ति को पक्का आवास देने की दृढ़ संकल्पता अब धरातल पर उतर चुकी है। जिन लोगों को आवास मिल चुके हैं वो सरकार को इसके लिए धन्यवाद दे रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई है, उसमें बिल्कुल गरीब तबके के लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, आज वो उनका बिल्कुल सुकुशल व्यवस्थित रूप से उनका जीवन वो मकानों में रह के व्यतीत कर रहे हैं। पहले सर कच्चा मकान था, पूरा डस रहा था और बरसात में भी बहुत परेशानी आती है, बच्चों को सुलाने में सबकी परेशानी आती थी। जो PM किसान ये आई आवास योजना, तो इससे अच्छा लाभ मिला, तो इससे सहायता से मकान बना लिया। पहले कच्चा मकान था, रोटी करना का होता और पानी टिपकता रहता था, बहुत दिक्कत आती थी और मोदी जी ने मकान दिलाया
तो अच्छा काम है, सब बढ़िया हुए और बड़े चंगा रह रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की दम घोटू हवा ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के पीछे सबसे बड़ा कारण पंजाब और हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली को बताया जा रहा है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के मुताबिक पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं, उन पर रोक लगाई गई है। आंकड़े इसके ठीक उलट हैं। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर के मुताबिक पंजाब में सोमवार को इस सीजन के सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। पंजाब में 18 नवंबर को 1251 जगहों पर पराली जलाई गई, जो रविवार यानी 17 नवंबर की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। आइए एक नजर डालते हैं इन आंकड़ों पर। और दिल्ली के अधिकतर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक आज भी गंभीर श्रेणी में बरकरार है। सबसे अधिक अलीपुर और मुंडका में 463 AQI दर्ज किया गया है। वहीं जहांगीरपुरी और वजीरपुर में 460 AQI दर्ज किया गया है। इसके अलावा अशोक विहार, रोहिणी, विवेक विहार और बवाना में 457 IQ रहा, जबकि आनंद विहार में 454, नरेला में 453, सोनिया विहार में 450, द्वारका सेक्टर 8 और पंजाबी बाग में 440, नेहरू नगर में 438, पटपड़गंज में 435, मंदिर मार्ग में 428, नजफगढ़ में 425 और शादीपुर में 423 AQI दर्ज किया गया। बता दें कि एक अच्छी वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 होना चाहिए, जो कि प्रदूषण के कारण बढ़कर अब 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों को वायु प्रदूषण से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। AQI का स्तर आज भी गंभीर श्रेणी में ही बना हुआ है। वहीं दिल्ली में ग्रेड 4 के तहत दिशा निर्देश लागू कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही बढ़ते प्रदूषण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके दुष्परिणामों को देखते हुए कई अहम कदम भी उठाए गए हैं। दिल्ली में 23 नवंबर तक सभी कक्षाओं के लिए प्रशासन ने स्कूल जाकर पढ़ाई करने की जगह ऑनलाइन क्लास कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं ऑफिस और कंपनियों को जितना संभव हो सके वर्क फ्रॉम होम देने की अपील भी की गई है। साथ ही लोगों को यातायात के लिए अधिक से अधिक सार्वजनिक साधन का उपयोग करने की अपील की गई है, जिससे ट्रैफिक से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण में कमी आ सके। बता दें कि लंबे समय तक वायु गुणवत्ता स्तर का गंभीर श्रेणी में रहना स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर सकता है। साथ ही ये बच्चों, बुजुर्गों और श्वास संबंधी मरीजों के लिए भी बेहद खतरनाक है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर राज्यों को प्रदूषण से बचाने के लिए जन जागरूकता अभियान तेज करने, क्षेत्रीय भाषाओं में मीडिया चैनलों के जरिए लक्षित संदेश प्रसारित करने और स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्षमता को मजबूत करने को कहा है। साथ ही मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के लिए प्रहरी निगरानी प्रणाली में भागीदारी बढ़ाने को भी कहा है। मंत्रालयों ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, पहले से बीमार लोगों और प्रदूषण के संपर्क में आने वाले श्रमिकों सहित कमजोर आबादी पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फायर सेफ्टी को लेकर भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। पत्र में राज्य स्वास्थ्य विभागों से सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में आग दुर्घटनाओं की रोकथाम, तैयारी और शमन के लिए मजबूत प्रबंधन करने को कहा गया है। साथ ही मंत्रालय ने हॉस्पिटलों की क्षमताओं की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी में अस्पताल में लगी आग के कारण कई बच्चों की मौत हो गई थी। अगली खबर, छत्तीसगढ़ को बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के रूप में एक नया टाइगर रिजर्व मिल गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस महत्वपूर्ण घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव का आभार जताया है। ये टाइगर रिजर्व देश का 56वां टाइगर रिजर्व होगा। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 2889.387 वर्ग किलोमीटर होगा। इसमें आरक्षित वन 1254.586 वर्ग किलोमीटर, संरक्षित वन 1438.451 वर्ग किलोमीटर तथा राजस्व क्षेत्र 136.35 वर्ग किलोमीटर शामिल है। इस अधिसूचना के साथ छत्तीसगढ़ में अब 4 बाघ रिजर्व हो गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किए जाने की भी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत बाघ संरक्षण में नए मील के पत्थर स्थापित
कर रहा है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। मंगलवार को एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 18 नवंबर को कपास का भाव रहा 7,205 रुपए, जो कि 19 नवंबर को 50 रुपए गिरकर 7,155 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ध्रोल मंडी में कपास की खरीद नरमी के साथ हुई। यहां 19 नवंबर को कपास का भाव 295 रुपए की गिरावट के बाद 7,245 रुपए से 6,950 रुपए पर आ गया। इसी तरह भाव में कमजोरी का सिलसिला गुजरात की राजकोट मंडी में भी बरकरार रहा। यहां 18 नवंबर को इसका भाव रहा 7,400 रुपए, जो कि 19 नवंबर को 75 रुपए टूटकर 7,325 रुपए हो गया। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में 18 नवंबर को कपास के सौदे 7,425 रुपए पर हुए। 19 नवंबर को यहां इसका भाव 200 रुपए लुढ़ककर 7,225 रुपए पर आ गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार में इस साल कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ कपास की पैदावार 325 लाख 22,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की उपज 336 लाख 60,000 गांठ थी। मंगलवार को धान की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव पर नजर डालें तो अधिकांश मंडियों में धान के सौदों में गिरावट का रुख रहा। साथ ही कुछ मंडियों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्मार्कनेट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में 18 नवंबर को धान का भाव रहा 2,200 रुपए। 19 नवंबर को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी रही और भाव 2,150 रुपए हो गया। पंजाब की अहमदगढ़ मंडी में 18 नवंबर को धान का भाव रहा 2,320 रुपए। 19 नवंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2,320 रुपए पर बना रहा। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में 18 नवंबर को धान का भाव रहा 3,000 रुपए, जो कि 19 नवंबर को 50 रुपए टूटकर 2,950 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी को देखें तो यहां 18 नवंबर को धान का भाव रहा 2,150 रुपए। 19 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की कमजोरी देखने को मिली और भाव हो गया 2,140 रुपए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1378 लाख 25,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2022-23 के 1357.55 लाख टन की तुलना में 20,70,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। प्रयागराज में किसान अरहर में लीफ रोलर से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मूंगफली को जड़ सड़न रोग से बचाने के लिए ज़रूरी दवाएं छिड़क लें। यहाँ इस समय गेहूं की विभिन्न किस्मों की बुवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के किसान आलू की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ इस समय आलू की विभिन्न किस्मों की बुवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के किसान लहसुन, मूली, मेथी, धनिया और पालक की बुवाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा के किसान पत्ता गोभी और फूल गोभी के पौधों का रोपण कर लें। उत्तर प्रदेश के आगरा में किसान मटर की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर लें। यहाँ सरसों की फसल में इल्ली का प्रकोप दिखाई देने पर ज़रूरी दवाएं भी छिड़क लें। मध्य प्रदेश के किसान कपास की पकी फसलों की कटाई कर लें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के किसान गेहूं, आलू और सरसों की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। बुवाई से पहले इनके बीजों को उपचारित ज़रूर कर लें। साथ ही यहाँ शरदकालीन गन्ने की बुवाई भी की जा सकती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में
इस समय प्याज की नर्सरी लगाई जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय पत्ता गोभी की बुआई के लिए काफी बेहतर है। पत्ता गोभी की बुआई सितंबर से नवंबर तक की जा सकती है। किसान पूसा मुक्ता किस्म लगा सकते हैं। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में किसी भी इलाके में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में बुआई करने पर 300 क्विंटल तक की पत्ता गोभी ली जा सकती है। इस किस्म की पत्ता गोभी आकार में मध्यम, चपटी और गोल होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। पत्ते के किनारे लहरदार होते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म बुआई के 70 से 75 दिनों बाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा किसान गोल्डन एकड़ किस्म भी लगा सकते हैं। बुआई के 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में लगाने पर 200 से 240 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। ये छोटे आकार की लेकिन ठोस होती है। इसके अलावा पूसा बंद गोभी संकर 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में इसकी 350 से 400 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। इसके बाद बंद गोल, ठोस, हरे और बाहरी पत्तियों से लहरनुमा ढके हुए होते हैं। बुआई से पहले खेतों को जोत कर अच्छी तरह तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर में बिजाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दे। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार पर काबू के लिए 2 बार निराई करें। और अब आइए जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना के दौरे पर हैं। जॉर्ज टाउन में होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली सहित ग्रेनाडा और बारबाडोस के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जॉर्ज टाउन के मेयर अल्फ्रेड मेंटोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शहर की चाबी सौंपी। महाराष्ट्र चुनाव में किसके सर सजेगा ताज? महाराष्ट्र विधानसभा के सभी सीटों के लिए वोटिंग। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुंबई में अपने मत अधिकार का किया प्रयोग। महाराष्ट्र के सीएम और कोपरी पखड़ी विधानसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार एकनाथ शिंदे ने ठाणे में वोट डाला। झारखंड में दूसरे चरण में 11 जिलों के 38 सीटों पर मतदान। झारखंड में 28 सीटों पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला, जबकि 10 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोशल मीडिया पर अपने शीर्ष प्रबंधन की ओर से वित्तीय सलाह दिए जाने से जुड़ी फर्जी मीडिया का शिकार होने से बचने का आग्रह किया। दिल्ली के शाहदरा में झुग्गी इलाके में देर रात आग लग गई। झुग्गियों और कबाड़ के गोदाम में आग लगी थी। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 24 से 30 नवंबर तक यूके और जर्मनी के दौरे पर रहेंगे। इस 6 दिवसीय विदेश यात्रा में वे यूके के लंदन, बर्मिंघम तथा जर्मनी के म्यूनिख और स्टटगार्ट का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बीच बिटकॉइन मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुणे के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने 2018 में बिटकॉइन की हेराफेरी कर उसे पैसे का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में किया है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।